नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना जाता है, इनकी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसका अध्ययन करेंगे। यह यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। यह राजेंद्र बाला घोष की कहानी है। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं, यानी राजेंद्र बाला घोष के बारे में देखेंगे। यह हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार हैं और इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष है और इनका छद्म नाम बंग महिला है, यानी बंग महिला के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जन्म 1882 ईस्वी में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थीं और इनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम निदरवासिनी घोष था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला के नाम से पुकारा जाता था। इनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। सन 1904 से 1917 तक इनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गईं और इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गईं और लेखनी को भी इन्होंने विराम दे दिया। कहानियों की बात करें तो इनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि सन 1904 में प्रकाशित हुई थी। कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी में और दुलाई वाली 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली भी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, इसको भी हम लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दालिया 1909 में और हृदय परीक्षा 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखी पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जा सकता है। बंग महिला ने इसे कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उसकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, जैसा कि शिव शंभू के चिट्ठे में भी किया गया है। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं का चित्रण है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ था। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र किया गया है। सन 1911 में नागरी प्रचारी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। यह बात आपको जान लेनी चाहिए क्योंकि यह परीक्षा में पूछी जा सकती है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती हैं। चंद्रदेव यानी चांद से बातें करती हैं। कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। पहले तो हैं भगवान चंद्रदेव और दूसरी हैं स्वयं लेखिका यानी बंग महिला। कहानी कुछ इस तरह से है। कहती हैं कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पर की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफ़र यानी बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती है? बड़ी खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों का भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते।
यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपने जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठोगी। यानी आप सांवले तो है नहीं कि वो आपको नौकरी नहीं देंगे। यानी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अंग्रेजों में जो अच्छी नौकरी होती थी वह ज़्यादातर गोरे लोगों को दी जाती थी, कृष्णांग यानी सांवले लोगों को नहीं दी जाती थी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ध्यान रखिए, इस कहानी को हमें पूरा पढ़ने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहानियों के अंदर से उसके तथ्यों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शॉर्टकट से कोई भी परीक्षा नहीं निकाली जा सकती आज के समय में, और ख़ासतौर पर यूजीसी नेट की परीक्षा। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कहती हैं कि आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि वह ज़्यादा दिन के हो गए हैं। क्योंकि आधुनिक भारत का संताप लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है, यानी अब आधुनिक भारत की जो भी संतानें हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलिडे यानी छूट अवश्य ही रहती है। यदि आप इस दिन चाहें तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपके प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्यों के हाथ का खिलौना हो रही हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिजली की बात हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपने निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी यानी बिजली अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। यानी भाप के इंजन जो ट्रेनें हैं वो आग से चलती हैं और बिजली से भी गाड़ियाँ चलती हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। आगे बढ़ते हैं।
हरिपदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ जहाँ मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, यानी पृथ्वी। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाड़ी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खासी बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट यानी टकसाल, जिसमें कि सिक्के बनाए जाते हैं, नोटें जहाँ पे छपती हैं, को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव, इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शासालांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनया होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान, जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग्य महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे भी काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यहाँ पर बंग महिला ने उस समय के राजाओं पर भी कटाक्ष किया है। यहाँ पर इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस यानी चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर न करें, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आप अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद सकते हैं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेंगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके
अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ जरूर आइएगा। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, सरस्वती, 1904 ईस्वी। तो यह थी कहानी। इससे संबंधित प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में करा दूंगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई मेहनत से करिएगा।